हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12वीं पॉलिटिकल साइंस सिक्योरिटी इन अ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कक्षा 12वीं का जो राजनीति शास्त्र का हमारे समक्ष चैप्टर आया है समकालीन विश्व में सुरक्षा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन को उठाएंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम व्यू से। ये जो क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में यहाँ समझाया जाएगा और आपको स्क्रीन पे दिखेगा भी, हिंदी भी दिखेंगे इंग्लिश भी दिखेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। इसमें हम विस्तार पर चर्चा करेंगे, हर एक पहलू को एनालाइज करेंगे और समझेंगे हर एक छोटी बातों को जो अब तक आप नहीं समझ पाए थे। अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर पॉइंट काफ़ी क्लियर है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व देखा जाए तो सुरक्षा के नीतियों के तत्व जो होते हैं परंपरागत के अंतर्गत, पहला तो होता है शक्ति संतुलन और दूसरा होता है गठबंधन बनाना। एक शक्ति संतुलन, दूसरा गठबंधन बनाना। अगर हम शक्ति संतुलन की बात करें विस्तार पूर्वक तो ये पहला पॉइंट यही दर्शाता है कि कोई देश अपने ऊपर होने वाली संभावित युद्ध या किसी अन्य खतरे के प्रति सदैव संवेदनशील रहता है। देखिए, कोई भी देश में अगर कोई खतरा होता है तो हर कोई सरकार जो होता है संवेदनशील होता है और अपने खतरे को ख़त्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि सबसे पहला तो यही होता है कि कोई भी खतरा हो उसको ख़त्म कर दें। वो कई तरीके से निर्णय अथवा शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। यानी देखा जाए तो सरकार हर संभव जो है शक्ति के संतुलन करने के पक्ष में रहता है और वो कोशिश करता है कि जो बाहरी युद्ध के खतरे बनते हैं उसको जो है जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। और ये तभी होता है जब उसका शक्ति संतुलन हो। यानी शक्ति संतुलन का मतलब यही रह जाता है यहाँ पर कि मान लीजिए आप चाहते हो कि उस देश से युद्ध हो लेकिन दूसरा बंदा युद्ध करने को चाहता ना हो, तो इसमें असमंजस की भावना पैदा हो जाएगी। और जब असमंजस का भावना पैदा होगी तो आप यहाँ पर तर्क वितर्क करते रहोगे तब तक दूसरा देश जो है हमला कर दे। तो इसलिए सरकार इसमें जो है शक्ति संतुलन करना चाहती है। शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि आप जो निर्णय ले रहे हो वो देश कल्याण के लिए है और सारे लोगों का यही मत है। तो इससे ये होता है कि कोई भी फैसला सुचारू रूप से हो जाता है। अब देखिए, मैं भारत का ही बात लेता हूँ। यहाँ पर बहुत से ऐसी सरकार का फैसला होता है जिसको लोग जो है आए दिन बायकॉट कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कई फैसला आपके समक्ष आए भी होंगे कुछ ही दिनों में, लेकिन ये फैसला कि मैं जनता समर्थन नहीं करती है सरकार का। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यही बनता है कि सरकार जो है जनता से परामर्श नहीं लेती है। अगर जनता से पहले ही परामर्श ले लेती है तो कोई रूल रेगुलेशन अगर आता है बनता है तो लोग उसको सहज ही मान जाते हैं। लेकिन जब सरकार अपनी मनमर्जी करने लग जाती है, जनता से राय विचार नहीं लेती है, तो जनता को लगता है कि ये उनके लिए जो है तकलीफ़ का कारक बनेगा। तो ये जो है हर तरह के धारणा, कई तरह के जो है कार्य करने लग जाते हैं और इन कार्य में जो होता है जो गैर खतरे के गैर पारंपरिक तत्व होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर सरकार को सबसे महत्वपूर्ण बात रखता है कि शक्ति संतुलन कीजिए, जनता के एक बार विचार जरूर लीजिए, क्योंकि ये रूल रेगुलेशन जो आप बनाने जा रहे थे वो जनता के लिए ही होता है। और जनता क्या इससे खुश होगी कि दुखी होगी? कहते हैं जनता हमारे देश का बहुत ही समझदार है, जो उनके फेवर में होते हैं वो हमेशा एक्सेप्ट करते हैं और ये जनता ने करके भी दिखाया है। जब मंत्री लोग सब जो नोटबंदी हुई थी उनका विरोध कर रहे थे तो उस समय जो है हमारे देश की सरकार का जनता जो है स्वागत कर रही थी और धूप में लग लग के ठंड में सुकुर के जो है अपने पैसों को चेंज करवा रही थी। और वहीं जो बड़े बड़े नेता लोग थे मुंह में पट्टी बांध के, आंख में पट्टी बांध के जो है संसद के बाहर बैठे हुए थे। तो इसका मतलब यही हुआ कि अच्छा अगर नीति होती है, अच्छा विचारधारा होता है तो जनता भी सरकार की साथ देते हैं। तो जनता का अगर जब इतना अच्छा साथ मिलता है तो सरकार का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जनता से राय विचार अवश्य ले, जनता को वोटिंग जरूर करवाएं। और कोई भी जब रूल रेगुलेशन लगाई जाती है अगर जनता का मत होता है तो उसमें विरोध नहीं होगा। अब विरोध नहीं होगा तो कोई तरह के सांप्रदायिक दंगा फसाद होने की चांसेस जीरो हो जाएंगे। तो ये राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संतुलन के अंतर्गत होता है।
उसके पश्चात आता है अपने ऊपर खतरे वाले देश से शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए वो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाता है, और ये सैन्य शक्ति बढ़ाना भी काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। आर्थिक और प्रौद्योगिक शक्ति को बढ़ाता है और मित्र देशों से ऐसी स्थिति में निपटने के लिए संधियाँ भी करता है। देखिए, शक्ति संतुलन का मतलब ये भी होता है कि आप दूसरे देशों से संधि भी कर सकते हो, क्योंकि संधि भी एक ऐसा विचारधारा होती है जिससे हम युद्ध को टाल सकते हैं। इवन अगले पॉइंट की तरफ अगर नज़र डालें तो गठबंधन बनाना, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं और अन्य सैन्य हमलों को रोकने अथवा उसे रक्षा करने के लिए समवेत कदम उठाते हैं, यानी साथ में ही वो कदम उठाते हैं। और गठबंधन काफ़ी महत्वपूर्ण आज के समय में रखता है। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि एक औपचारिक रूप में मिलता है, और ऐसे गठबंधन को हर बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि खतरा किससे है। तो गठबंधन की प्रणाली देखा जाए तो भारत में तो एक लड़ी सी लगी हुई है। आज सरकार भी भारत में बनाई जाती है तो गठबंधन करके बनाई जाती है। तो जर्नल सी बात है, अगर सुरक्षा की भावना पर ये प्रश्न उठता है तो सरकार को गठबंधन बनाने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, और कोई भी देश हो उस पर लिखित रूप से जो है गठबंधन बनाने की कोशिश करना चाहिए। कहते हैं किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं, और देखा गया ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ। जब आपको शीत युद्ध के समय चल रहा था तो हर जो है, चाहे यूएसए हो या सोवियत यूनिट हो, दोनों के दोनों जो था अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कई देशों से गठबंधन कर रहा था। उसका विचार था कि जितने देश उनके देश में सम्मिलित होंगे उतना ही उसकी शक्ति पावरफुल बनेगा, और ये आपके समक्ष आपने पढ़ा भी होगा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था, क्योंकि यूएसएसआर जो था वो भी अपने देशों को अपने देश में सम्मिलित करना चाहता था, और अमेरिका भी अपने जो है मित्र राष्ट्रों से जो है संधि करना चाहता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है गठबंधन बनाने की बात, और गठबंधन से जो होता है अपनी शक्ति बढ़ जाती है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गठबंधन का आधार। अब गठबंधन का क्या आधार होना चाहिए? देखिए, किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि कोई भी देश जो है अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए गठबंधन करते हैं, और इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल शीत युद्ध के दौर ही था, जहाँ पर दोनों देश जो हैं सभी मित्र राष्ट्रों से संबंध बनाना चाहते थे जिससे उनकी शक्ति जो है बढ़ जाए, और इसके लिए वो गठबंधन का ही आधार बनाते थे, यानी अलायंस ही बनाते थे। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है, और राष्ट्रीय हितों के बदले जाने पर गठबंधन भी बदल जाती है। तो जनरल सी बात है, गठबंधन जो बनाई जाती है उसका मेन आधार जो होता है राष्ट्रीय हित होता है, कि राष्ट्र को जो है हम किस प्रकार सुरक्षित मुहैया कराएं, इस बात पे विशेष ध्यान होता है। इसलिए गठबंधन जो है कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है किसी भी देश के लिए, और ये ज़रूरी भी है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, अच्छा लगा, और चाहते हो कि और भी टॉपिक आपको इसी तरह प्राप्त होता रहे, तो जानना सी बात है जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, इसको जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाइए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करिएगा तभी जो है आपके समक्ष हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको तो पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर आपके लिए ही अग्रसर है, हर समय कोई ना कोई वीडियो डालता रहता है, और यहाँ पर 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत से वीडियो उपलब्ध है जो आपको लाभान्वित कर सकता है, और ये तब होगा जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।